Assalamualaikum everyone. We are live with you once again today on Let's Talk Mahol on the environmental. And today's discussion will be on air quality, especially the air quality crisis going on across the country and of course in Karachi and Lahore khas taur pe. And what the causes are, what the solutions can be, what it like bad air quality manifests itself as. For example, smog क्या है, ये स्मॉग क्या चीज़ है, एयर क्वालिटी ख़राब क्यों होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मसला है, कचरे का मसला है, किस चीज़ का मसला है, एंड सो ऑन. सो Davar, why don't you start off with what does air quality consist of, or what does it mean when we say air quality? सही है. सो अहमद, आपने थोड़ा सा कर ही दिया एजेंडा सेट कि हम एयर क्वालिटी पे बात कर रहे हैं. तो हमारे यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि जब भी आप बचपन में हमने भी सारे स्कूलों में जब भी पढ़े थे, साइंस वगैरह पढ़ते थे और हमें पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह इस तरह की बातों के बारे में पढ़ाया जाता था. तो वो दो सब्जेक्ट्स में ज़रा उस पर टच किया जाता था. उसमें एक तो शुरू में हम जनरल साइंसेस पढ़ते थे, तो उस पर काफ़ी डिस्कशन होती थी. और फिर जब आई थिंक छठी सातवीं जमात में गए थे, मुझे याद पड़ता है कि हमारी केमिस्ट्री की एक आधी सेक्शन होता था किताब में, जिसमें हम सॉयल, वाटर, एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते थे. अब उसमें एयर पोल्यूशन का ना जो आम स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था उस वक्त, और मैं आम स्टूडेंट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन का स्टेट है उसमें लिटरेसी रेट 8वीं जमात पास, उससे ऊपर वाले को समझा जाता है. तो 8वीं जमात तक लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता है कि पोल्यूशन है क्या. लेकिन उस करिकुलम में ना हम ज़्यादा टच करते थे एयर पोल्यूशन इन द सेंस कि बस बताते थे स्मोक, ये इंडस्ट्री मीटिंग स्मोक, ट्रांसपोर्ट से स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, गर्दा निकलता है. और इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते थे, और फिर हम ये भी बताते थे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है. अब इस सब में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ओवर द पास्ट 40 to 50 ईयर्स आई है, उसमें यह है कि एयर पोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड पोल्यूशन की टाइप्स डिफरेंट हैं, उनके इम्पैक्ट्स डिफरेंट हैं. कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन फॉर एग्जांपल, इसलिए हमें एम्फोसाइज किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग होती है. साथ ही हमें बताया जाता है कि उसका एक और, टीचर्स तो ये कहते थे कार्बन मोनोऑक्साइड का छोटा भाई है कार्बन मोनोऑक्साइड, और बताते थे रिएक्शन में उनका बॉन्ड जो है वो ज़रा डिफरेंट होता है. और वो डिफरेंट इस सेंस में होता है कि वो आपके खून के साथ ज़रा इजीली बॉन्ड हो जाता है और वो डेंजरस पहुंच जाता है. तो हमें इतना पढ़ा दिया जाता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों से निकलती है, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी. लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया कि उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ख़ास तौर पे हमें जो बहुत डेडली, वो जो पिछले 20 साल का रिसर्च जो अब कहता है कि सबसे ज़्यादा डेडली पार्टिकल जो है वो कोई एक गैस या कोई एक केमिकल, कोई एक स्पेसिफिक सब्सटेंस नहीं है. वो एक कंपाउंड है जिसे हम जनरली डिस्क्राइब करने के लिए उसे हम पर्टिकुलेट मैटर कह देते हैं कि वो पार्टिकल है, डिफरेंट पर्टिकुलेट इकट्ठे जुड़ के वो मैटर बनता है. अब उसमें मुख्तलिफ मेटल्स के कंपाउंड्स भी हैं, वो ऑक्साइड्स वगैरह सब कुछ हो जाता है. लेकिन वो उन सभी कॉमन एस्पेक्ट जो है इस ग्रुप का वो ये है कि वो एक बहुत माइक्रो लेवल पार्टिकल होता है, जिसे हम 2.5 माइक्रॉन से नीचे जो होता है उसे PM 2.5 कहते हैं, जो 10 माइक्रॉन से नीचे होता है उसे PM 10 कहते हैं. अब ये पार्टिकल, इसको डेडली इसलिए बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि ये गैसेस की तरह ये नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह खून के साथ आके बॉन्ड नहीं करता. ये करता ये है कि ये आप जब ब्रीथ करते हैं तो इतना छोटा पार्टिकल है कि जो हमारा सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम ह्यूमन बॉडी का, कि आपका नेजल कैविटी के नाक से आप सांस ले रहे हैं, बाल है नाक के वो रोक लेते हैं, मट्टी का बड़ा पार्टिकल हो, डस्ट हो या रेत हो, उसे रोक लेते हैं. ये लेकिन बहुत छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है कि ये हमारी कैविटी रोक नहीं पाती, और ये टू ऑल द वे डाउन टू लंग्स चला जाता है. और लंग्स के अंदर भी जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. अब लंग्स को तो उसने डैमेज किए आते आते कि वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो गया. ब्लैक लंग इस बहुत कॉमन फिनोमेना होना शुरू हो गया इसके, जो स्मोकर्स को बेसिकली होता है वही वाला फिनोमेना ये भी है. और जब वो आगे निकल जाता है ब्लड स्ट्रीम से, तो वो ब्लड जहाँ जहाँ जाता है वो वहाँ पे डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये कंपाउंड ऐसा है. इसके नीचे मैंने बताया कि कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उसमें डिफरेंट वो आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स का आपस में वो कंपाउंड जब बनता है तो उसके इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकते हैं. इसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई
माइन्यूट लेवल पे कंपाउंड ऐसा है जिसमें उसका प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो था वो एल्यूमिनियम है। वो अब जाके जहाँ भी डिपॉजिट होगा तो वो वहाँ की टॉक्सिसिटी पिला सकता है। इसी तरह जो हमारे गाड़ियों का मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग अभी तक कंसिडर करते हैं कि गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट से निकलता है एमिशन सिर्फ वही एमिशन है, सिर्फ वो एमिशन नहीं होता। गाड़ियों का जब भी हम ब्रेक्स पे पाँव मारते हैं, तेज स्पीड पे जा रहे हैं, ब्रेक से पाँव मारा, तो ब्रेक पैड की जो रगड़ है उससे जो पार्टिकल निकलता है दैट इज ऑल्सो एन एमिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। और वो ब्रेक पैड जिस सब्सटेंस का बना हुआ है उसके पार्टिकल उड़ते हैं, वो भी हम ब्रीथ करते हैं। अगर हैवी मेटल है, हैवी मेटल तो वैसे टॉक्सिक है, इट्स कैंसरस। वो आपकी बॉडी में गया, ब्रीथ हुआ, ब्रीथ आपने ओवर दैट एनीवन फॉर एग्जांपल हु इज लिविंग इन लाहौर ऑन अ डेली बेसिस इतनी ज़्यादा पोल्यूशन ब्रीथ इन करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 20 years द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर और सिमिलर डिजीजेस is much higher than for example someone living in Quetta। वहाँ पे इतनी पोल्यूशन नहीं है। तो इस सेंस में हमें एयर क्वालिटी का जब भी कहते हैं कि एयर क्वालिटी जब हम बोल रहे हैं AQI, हम कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं बोल रहे। इसमें स्पेसिफिक एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिनसे कैलकुलेट किया जाता है। उसमें प्राइमरीली हमारे इंटरेस्ट के लिए कि जो सबसे ज़्यादा डेडली है हेल्थ वाइज वो PM2.5 है। तो इसलिए जो कैलकुलेशन जो AQI की जाती है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PM2.5 के हिसाब से की जाती है। इसकी और कैटेगरीज भी हैं। कई इलाकों में इंडस्ट्रियल एरियाज में फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया, उन्होंने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, PM2.5 निकल गया, लेकिन हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो। तो इसका ये भी तरीका होता है कि US EPA ने जो इसकी डिफाइन किया हुआ है AQI कैसे कैलकुलेट करना, वो कहते हैं कि हर गैस की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वलेंट एक AQI वैल्यू है। जिस तरह अगर PM2.5 35 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है तो उसकी AQI वैल्यू वहाँ 100 है। एट द सेम टाइम इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफाइन की हुई है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू 5 माइक्रोग्राम है तो AQI अगेन इज 100। अब ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन US EPA कहता है कि विच एवर पोलूटेंट इज द हाइएस्ट, कि अगर आपका PM2.5 कम भी है लेकिन सम ऑफ द अदर पोलूटेंट आर हायर, तो उनकी जो AQI वैल्यू होगी दैट इज द ओवरऑल AQI वैल्यू विच वी विल टेल सिटीजन्स कि फॉर सिटीजन्स वो उस लेवल पे वो हार्मफुल है ही है। तो आपने हम सिटीजन्स को ये नहीं बताते कि अच्छा आज स्मोक बहुत ज़्यादा है तो AQI बहुत हाई है, हम उन्हें कहते हैं कि आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आएगा, इट्स वेरी अनहेल्दी, इट्स हैजर्डस, इट्स बियॉन्ड इंडेक्स। तो इस सेंस में हम AQI इस तरह कैलकुलेट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर PM2.5 एंड PM10। तो दिस इज इन इंटायरिटी एक एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI होता क्या है। और अभी जो हमारा क्राइसिस है जो भी पाकिस्तान की डिस्कशन करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट यही है कि वी फोकस ऑन पर्टिकुलेट मैटर एंड इन सम केसेस खासतौर पे अर्बन एरियाज में वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल्स भी काफ़ी हाई है। तो ये दो हम इन पे एग्जैक्टली। फोकस। हाँ, और मेरे ख्याल से अब ये यानी ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और ये हुकूमती ज़्यादा वो होना चाहिए था, ज़िम्मेदारी थी कि लोगों को अवेयर करें कि जी क्या-क्या जो आपने बिल्कुल एग्ज़ैक्टली दावर जो डेफिनेशंस मेंशन की कि जो है 2.5 का क्या मतलब है, आपकी जो ब्रेक पैड की भी जो रगड़ है उससे भी वो भी बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर शामिल होता है। और कि जो यूएस ईपीए ने जैसे कहा कि जी जो हाईएस्ट आपका वो होगा, ये नहीं होगा कि धुआं ज़्यादा है तो उसके बारे से। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट some of the causes for bad AQI as well, क्योंकि हम लोग देखें खास तौर पे जैसे आपने मेंशन किया कि लाहौर में ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट वगैरह की वजह से अच्छा कोयटा की तरफ जो है जो आपने कहा कि फिर भी हवा ज़रा सी साफ होगी, बट कोयटा की तरफ आई बिलीव हमने जो कहते हैं if I'm not mistaken कोयटा की स्टोरी थी या कहीं और की थी। I'll actually have to go back and check like our website. If people want to, they can go to the environmental.org and read it for themselves as well. कि वहाँ पे ये वो पत्थर से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बनाने की फैक्ट्री वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो उसका जो कहते हैं डिब्री भी जो उड़ता है, उसकी जो कहते हैं जो धुआं तो नहीं कहेंगे, उसकी जो डस्ट भी जो उड़ती है उससे भी बहुत ज़्यादा यानी कहते हैं आपकी एयर क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ब्रीथेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उसके जो फाइन पार्टिकल्स हैं। सिमिलरली हमारा ऑफ कोर्स जो अर्बन एरियाज में जो कचरा जला दिया जाता है उसके उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, several other what's it called gases as well. Um,
साथ में ऑफ कोर्स फिर हमारी जो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल्स हैं, ट्रैफिक जैम में ऑफ कोर्स देखा जाता है कि ज़्यादा जो जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है, जहाँ पे ट्रैफिक जैम ज़्यादा है, वहाँ पे AQI आपकी ज़्यादा ख़राब होती है। समुद्री इलाके जो है मेरे ख्याल से कराची फिर भी रिलेटिवली इस वजह से बचा हुआ है क्योंकि समंदर है बराबर में, तो वो हवा के जो कहते हैं साथ समंदर के उसमें ले जाता है, तो इस वजह से कराची की AQI ज़्यादा से कम है। अच्छा, लाहौर में बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं, कह रहे होते हैं कि जी बिकॉज you're फ्रॉम लाहौर, आपका जो टैगलाइन भी द लाहौर वाला है, तो यू माइट बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर कि जी क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, सारा ब्लेम जो है इंडिया के ऊपर चला जाता है, हमने अपने ऊपर तो कुछ डालना ही नहीं है। So and like I believe that there was a Dawn headline that sort of meant the same like recently as well. Could you highlight that a little bit as well कि जो कहते हैं वाकई में क्या ये जो क्रॉप बर्निंग है वो इंडिया की वजह से या हमारी अपनी क्रॉप बर्निंग इतनी ज्यादा है कि जो है, क्योंकि मेरे अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि हमारी ही वो है। हाँ, इंटरेस्टिंगली ये आपने बात की है, तो वो जो डॉन की हेडलाइन थी ना, दैट इज एक्चुअली कोटिंग वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो है, डॉन ने एक्चुअली वो मिसप्रिंट कर दिया। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट उसका उलट कह रही है। वो कह ये रही है कि 16% अप टू 16% पोल्यूशन इन पाकिस्तान पंजाब comes from the Indian Punjab, and up 30% pollution in Indian Punjab comes from Pakistan's Punjab. Right, very And good. and this is a very big myth. देखे ना कि ये भी अगेन हम बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि मॉनसून विंड्स होती हैं पाकिस्तान में, और भी वेस्टर्न डिप्रेशंस, वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। ये बच्चों को साइंसेज में और सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता था। और दिस इज़ द नेचुरल पैटर्न, हमेशा से इस तरह ही है कि मॉनसून की डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड्स पाकिस्तान, टूवर्ड्स काबुल होती है, एंड विंटर में मॉनसून की डायरेक्शन टूवर्ड्स आपका पैसिफिक ओशन होती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मॉनसून चली जाती है। एंड इसी वजह से जो आपकी कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया है, दे ट्रैवल ऑल द वे टू पाकिस्तान। तो हमारी जो सर्दियों में कभी कभार बारिश हो जाती है, उन विंड्स के थ्रू आई होती है। सो दिस इज द नेचुरल पैटर्न कि पाकिस्तान से विंड्स जानी है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल इन विंटर, और जितनी पोल्यूशन हमारी साइड पे है वो वहाँ पे कैरी होनी है। लेकिन रिपोर्ट का, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का मकसद ये था कि वो कहना चाह रहे थे कि आप लोग ना ये नेशनल बॉर्डर्स बना के बैठे हुए। अब हवा का Yeah. ताल्लुक नहीं है नेशनल बॉर्डर से। हम आपको बताते हैं कि ये पोर्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है। उसका पॉइंट ये है कि यू हैव टू कम अप विद अ वे कि हम क्रॉस बॉर्डर जो पोल्यूशन है उसमें वो हम डील कैसे करेंगे। और हमारे यहाँ उसका होता ये है कि बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वो हाईली अंडर कैपेसिटी इन इन अ वे, जो आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए ऐसे डील करने के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं करती। इंडियन साइड पे एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, यूनिवर्सिटीज लेवल में है। आई एम नॉट श्योर उनकी इंडियन पंजाब में उनकी कितनी एक्सपर्टीज है। वो एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो वहाँ एक्सपर्टीज आपको एग्रीकल्चरल लिंक्ड, एग्रीकल्चरल क्रॉप बर्निंग काम करने की वहाँ पे है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी का वहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान साइड में बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान साइड का मसला ही ये है कि हमने अभी तक सिर्फ वही सोचा है कि जो आपको छोटी छोटी मिथ्स पुरानी बनी हुई हैं उनके बारे में बातें कर देते हैं। उसमें नंबर 1 मिथ यही थी कि इंडिया की वजह से पोल्यूशन आती है। और फिर दूसरी मिथ ये है कि क्रॉप बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी लोग कह रहे हैं क्रॉप बर्निंग होती है, लेकिन हिस्टोरिकली आपका हार्वेस्ट पीरियड ख़त्म हो जाता है नवंबर। अब तो अगला क्रॉप लग चुका हुआ है। अब कोई क्रॉप बर्निंग पाकिस्तान साइड पे भी नहीं हो रही। इंडियन साइड दूर की बात, पाकिस्तान साइड पे भी नहीं हो रही। तो अभी जो पोल्यूशन है सिंस एटलीस्ट मिड नवंबर टिल नाउ, इट्स एंटायरली आपका इमिशंस एंड इंडस्ट्रियल इमिशंस। सिर्फ वो इसी वजह से उसमें ये है कि कैपेसिटी जो आपकी रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन जिन्होंने करनी है, आइदर दे आर इनकॉम्पिटेंट और दे आर इन्वॉल्व्ड, या आप उसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे। इसी तरह जो आपका पॉलिटिकल लेवल पे जो लीडरशिप है वो इससे बचती है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, तो वो फिर ये इंडिया पे ब्लेम करना, इस तरह की बातें करना वो शुरू हो जाते हैं। वो एक्टिविस्ट पे भी हाथ उठाते हैं कि एक्टिविस्ट को क्या पता। अब ये दिस इज इवन आयरॉनिक एंड आल्सो वेरी वेरी फनी कि एज अ पॉलिटिशियन आप लोगों को क्या पता है। आप लोगों को पता है कि AQI क्या है? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता इनको। दूसरा साथ साथ उन्हें ये नहीं मालूम कि जो हमें सोल्यूशन बताई जा रही हैं कि हम बहुत ढेर सारे दरख्त लगा देंगे इस शहर में। पहली बात, हमारे शहरों में अब जो दरख्त लगाने के लिए यू हैव टू अनडू द irrelevant डेवलपमेंट दैट यू डन।
वो तो जगह ही नहीं बची हुई है दरख्त लगाने की। और दूसरा, दरख्त लगाने से इस पोल्यूशन का कोई हल नहीं है। ये दिस दरख्त लगाने से PM 2.5 लेवल्स कम नहीं हो सकते। लॉट ऑफ स्टडीज ऑन दिस। कोई स्टडी कहती है कि 3% इम्पैक्ट हो गया, कोई कहती है 1% इम्पैक्ट हो गया फॉर बाय बिल्डिंग इन अर्बन फॉरेस्ट। जो मैक्सिमम आई थिंक जो एस्टिमेट मैंने पढ़ा हुआ है दैट इज के 6-7% इम्पैक्ट हो गया। अब आगे बिल्कुल। अच्छा, लाहौर, उस हाँ जी, तो मैं बोलिए, कंटिन्यू। लाहौर की अगर PM 2.5 की वैल्यू आज की आप देखें, इट वाज 600 समथिंग। अब 600 PM 2.5 पे आप जाके कहती हैं कि मैंने उसका 6% 5% इम्पैक्ट मैंने कम कर दिया, तो वो 600 की बजाय 550 हो जाएगा। इट्स स्टिल गोइंग टू बी बियॉन्ड इंडेक्स। लेकिन आप उसका एमिशंस करने को पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन सेक्टर्स कौन से हैं? 43% ट्रांसपोर्ट। दिस इज ऑल्सो एन आउटडेटेड स्टडी में 50% ट्रांसपोर्ट होना है। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करने से यू आर गोइंग टू ब्रिंग 600 डाउन टू 300 और लेसर लेवल्स। उस एग्जैक्टली, टाइम में बट इवन देन दैट इज अनहेल्दी। कितना, मेरे ख्याल से 50 इज हाँ, इज even it is 300 भी even is unhealthy. This should be somewhere around, I think 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 50 to So 75 आई बिलीव, मेरे ख्याल से का वो इसका हुआ है या जो 100। जो 100 है, 100 से ऊपर unhealthy, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। या नहीं, एग्जैक्टली, एंड लाइक आई आई कंप्लीटली एग्री कि जो डिसइंजेनुअस जो बातें चल रही होती हैं और जो कहते हैं बिल्कुल उसमें कि अच्छा, लाइक रिसेंटली आप लोग ये भी सुना होगा, फॉर एग्जांपल कराची में कि मरीर एक्सप्रेसवे के ऊपर जो बात हो रही थी। अच्छा, मरीर इज कंसिडर्ड दिस द लंग्स ऑफ कराची। अब उसमें जो है कहते हैं हम जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ उसमें हमने ये डिस्कशन की कि जी आप इसके जो प्रो पॉइंट्स हैं वो बताएं। तो उसके प्रो पॉइंट्स में कह रहे हैं कि जी इसमें ट्रैफिक कम होगा, कंजेशन कम होगी और सारी चीज़ें। हमने कहा कि किस तरीके से ट्रैफिक और कंजेशन कम होगी। चलें, आपके एक एक्सप्रेसवे आपका आ रहा है और आपने ये कैलकुलेट किया कि कितनी गाड़ियां उस एक्सप्रेसवे से गुजरेंगी, हैवी कहते हैं ट्रैफिक वहां से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। वहां से जो आप जो दरख्त काटेंगे उसकी वजह से जो कार्बन, दरख्तों की वजह से जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, हीट सिक्वेस्ट्रेशन होती है, वो कितनी कम होगी। तो प्रोज एंड कॉन्स आप दोनों, मगर वो जो है EIA अंधाधुंध वो पास भी हो गया। उसके ऊपर जो है कहते हैं कोई वो भी नहीं हुई, डिस्कशन भी इस तरह की नहीं हुई। उसके अलावा जो कचरा जो जलाया जा रहा है और जो कचरा कुंडियों पे लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड देन ऑफ कोर्स हमारे जो लैंडफिल्स हैं, लैंडफिल तो है नहीं, कहलाए नहीं जा सकते, वो डंप्स हैं बेसिकली, क्योंकि उसमें सिर्फ कचरा जाके डंप कर दिया जाता है और उधर भी आग लगा दी जाती है। तो जो सरजानी टाउन के पास जो कहते हैं कचरा जल रहा है, बल्कि इस्लामाबाद में भी जो है कहते हैं I8 के पास जो कहते हैं बहुत सारी वीडियोज आई हैं कि जो कचरा जल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी AQI पे, ये तो कोई बिल्कुल मेरे ख्याल से मेजर कर भी नहीं रहा। वैसे ही जो कहते हैं कराची में लाइक आई बिलीव सिर्फ 20 या 25 जो है एयर क्वालिटी वो लगे हुए हैं, मॉनिटर्स लगे हुए हैं। अगर ये आप कचरा कुंडी के पास रखें तो आपको फिर और ज्यादा अंदाजा होगा कि कितना है। स्पीकिंग ऑफ कचरा, फर्दर जो शेरशाह में जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के जो कहते हैं जो थैले जाते हैं, प्लास्टिक के थैले, वो डायरेक्ट वैसे ही भट्टी के अंदर डाल दिए जाते हैं, जिससे फिर जो प्लास्टिक जो जल रहा होता है उसका धुआं भी उठ के आता है और जो एल्यूमिनियम के ऊपर भी जो लेयर है उसका धुआं भी उठ के आता है। एडिशनली आप जो अंधाधुंध वैसे जो बाकी शहर में जो दरख्त काटे जा रहे हैं या मैंग्रोव्स जो कहते हैं काटे जा रहे हैं, जबकि मैंग्रोव्स की जो है लॉ बाय लॉ ये है कि जी सिर्फ जो लोग वहां पे रहते हैं वो अपने लोकल कंजप्शन के लिए, घर के घरेलू कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करें, अगर उनके पास गैस नहीं आती। सेलिंग के लिए जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे माफियाज मौजूद हैं जो कि मैंग्रोव्स को काट काट के उनकी जमीनों पर कब्जा कर करके फिर जो मैंग्रोव्स को आगे भी बेच रहे होते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो कहता है हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी थी वो पता नहीं कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई है, कहाँ तक नहीं इम्प्लीमेंट हुई है। ऑफ कोर्स जो दावर से जो हम बात करेंगे, दावर भी इस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो करेंगे। बट रिसेंटली आई वाज इन लाहौर दावर, और वहाँ पे तो यानी कराची का लाइक एज आई मेंशन्ड कि कराची इज स्टिल यू नो स्टिल रिलेटिवली ब्रीथ आप कर सकते हैं, मगर लाहौर में तो यानी कहते हैं वो स्किन के ऊपर लग रहा था। और मैं वापस लाहौर से वापस आया हूँ तो मेरा हलक वाज गॉन, लाइक आई वाज देयर फॉर 2 or 3 days एंड आई कुड लिटरली सी इट इन लाइक एक उसमें सेकंड में मैं जो कहता है आई वाज गोइंग समवेयर बाय कैब एंड आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट द स्मॉग थिंग। बट व्हेन वंस आई गॉट आउट आई वाज लाइक ये आग लगी हुई कहाँ पे? आई वाज लुकिंग अराउंड एंड देन आई वाज लाइक ओह अच्छा ये आग नहीं तो बाकायदा, I mean, it was one of the major, like बिल्कुल honestly, it was one of the major बिल्कुल reasons I ऐसे was like, I'm never gonna live in Lahore. बिल्कुल ऐसे लाहौर में तो आप घर के अंदर बैठे हो तो आपको डीजल के धुएं की बू आ रही होती है। तो इतना हद से ज्यादा बढ़ चुका है कि आप लोग
I don't think anyone has who lives out of Lahore can even imagine the situation क्या है. लाहौर तो एक किस्म का वो पोस्टर चाइल्ड बन गया ना, बिकॉज इट्स अ बिग सिटी. तो उसके पास अपने ही मिशन इतने ज़्यादा है. लेकिन आप पूरे पंजाब में डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे शहर भी हैं इससे लाहौर से, उनके अंदर भी इशू है ये अब. आपको दिस इज अ बिग इशू इन गुजरावाला, because Gujranwala isn't even that far away from Lahore. It's a big issue in Sialkot and Faisalabad, those are industrial towns, तो उधर और ज़्यादा emissions हैं. And इसी तरह the issue is also in different cities like मुल्तान, बहावलपुर, जहाँ पे आपके पास जिस तरह अभी जिक्र किया आपने कोयटा का कि डस्ट वगैरह का होता है, emissions वगैरह, वो भी उसमें added है. And इसी तरह आप क्रॉस बॉर्डर अगर केपी में चले जाओ, अटक, पेशावर, these cities, इधर भी 400 300 लेवल पे एक जाना शुरू हो गया है. एंड अच्छा, उसके अंदर हम आप बात करते हैं, सॉरी. उसके अंदर वो ज़्यादा उस पॉइंट यही है कि दिस इज बिकम अ वेरी वेरी बिग इशू नेशन वाइड. एंड वी हैव अ फ्यू यू नो आपके पास एग्जांपल्स हम बार बार लाहौर को कोट कर देते हैं बिकॉज इट्स much more noticeable issue in Lahore. It has a bigger population. Civil society is slightly more active. People living in Lahore are more digitally connected. तो वो इस सेंस में they have a chance to be more vocal about it. बट जो छोटे शहर हैं वहाँ पे पॉपुलेशंस वगैरह इतना वेल कनेक्टेड नहीं. आई एम नॉट श्योर कि कितना ऑडियंस हमारे जो ट्विटर पे पाकिस्तानीज हैं उसमें हाउ मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम कराची एंड लाहौर एंड इस्लामाबाद. दीज आर द बिग सिटीज जहाँ की आपकी वो ट्विटर की यूजर बेस है पाकिस्तान की. आई एम नॉट श्योर मुल्तान या बहावलपुर कितने यूजर्स हैं. तो वो इस सेंस में वो आपको वो जो होता है ना एक छोटा सा नीश होता है कि दीज आर द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, वो वहाँ पे उतने एक्टिव है ही नहीं कि शोर मच सके. सो दैट्स व्हाई आपको वो सुनाई नहीं देता. एट द सेम टाइम दिस इज अ बिग इशू इन ऑल बिग सिटीज नाउ. कराची का भी वी कोटेड लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन आई नो के इन दिस पर्टिकुलर ईयर कराची के अंदर AQI वाज टचिंग 300. एंड वो जो पीरियड हो अभी भी आई थिंक इट्स अबव 100 150 इवन विद द सी ब्रीज कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है. लेकिन बिकॉज सिटी इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ द पोल्यूशन, इट्स नॉट लाइक कहीं और से आ रहा है. तो वो एज सून एज द एमिशंस कम आउट एंड अंटिल दे आर डिस्प्लेस्ड बाय सम वेदर इवेंट, कोई बारिश हो जाए, कोई आंधी स्पीकिंग तूफान आ स्पीकिंग ऑफ जाए. वेदर इवेंट्स, हाँ, स्पीकिंग ऑफ वेदर इवेंट्स, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है जो लोग कहते हैं स्मॉग सीजन स्टार्टिंग. आई डोंट थिंक इट्स स्मॉग सीजन. Smog तो थ्रू आउट द ईयर आपकी रह रही है. इट्स जस्ट बिकॉज इट्स कोल्ड एंड बिकॉज द स्मोक इज मिक्स बेसिकली मिक्स विद द फॉग एंड एवरीथिंग. तो जो हवा वैसे ही आपकी थिक हो जाती है, या आपकी जो कहते हैं कि जी कोल्ड एयर ड्रॉप्स, हॉट एयर राइजेस, तो कोल्ड एयर ड्रॉप्स, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से नजर आ रही होती है. अच्छा, ये बताएं कि आपके हमारे शहर में तो सारे यानी कहते हैं जो डीसीज वगैरह हैं या बाकी लोग हैं जो हुकूमती इदारे हैं, वो तो यानी फॉर एग्जांपल सिपा की तो इन जो सिंध एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वो है काउंसिल है, वो तो फंक्शनल नहीं है. हाउ अबाउट लाहौर? डू द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स एटसेट्रा, बिकॉज आई बिलीव जब मैं वहाँ पे था तो वहाँ पे फायरवर्क्स चल रहे थे, कोई डीसी गेम्स वगैरह स्टार्ट हो रहे थे, स्कूल गेम्स एटसेट्रा स्टार्ट हो रहे थे. हैव दे रिस्पोंडेड पॉजिटिवली एट ऑल, और डू दे जो है कहते हैं जिस क्योंकि कराची में तो दे जस्ट शन इट एंटायरली. नहीं, लाहौर में अब उन्हें मजबूरन करना पड़ता है बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट की पेशी लग जाती है अगर नहीं करेंगे. अदरवाइज इट्स सिमिलर. आपका ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड टू डील विद है ही नहीं. और ऊपर से उनको भी बहाना मिलता है जब उन्हें नज़र आता है कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको कुछ नहीं आइडिया. सो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली फॉर सिटीजन्स है. उनके लिए तो आप दे फाउंड अ वे आउट के वो बड़ा इजीली बोथ द पॉलिटिकल क्लास और आपकी जो जर्नलिस्टिक क्लास है, मीडिया पर्टिकुलरली, it is very easy to basically make a fool of them. And उनको आप चुपचाप जो भी बात फीड कर देंगे they'll believe it. So हाँ, हाँ, इसी सेंस में लाहौर इज वेरी सिमिलर कि आपको वो इट्स वेरी नॉट एट ऑल डिफरेंट देन व्हाट सीपा इज. द ओनली डिफरेंस इज कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था, और अगर वो उसके डिसीजंस पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, लाहौर हाई कोर्ट थ्रेटन्स कि मैं आपको अरेस्ट करवा लूंगा. सो अच्छा, अदरवाइज देयर इज नो.
Speaking of courts and speaking of journalism, I believe यहाँ कराची में यासिर हुसैन जो है कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं. He's trying to teach journalists and he's held several air quality वो उस तरह के. But you yourself or like Ahmad Rafi Alam is in court regarding the air quality issue, if I'm not mistaken, right? So could you नहीं, could so you tell us a little bit about that? Ahmed Rafi is actually he was in court for another case. दिस वाज टू डू एक तो उनका ना अभी तो वो रूडा वगैरह का भी चल रहा है लाहौर में बट बेसिकली दिस केस स्टार्टेड इन 2016 एंड जो पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल थे उन्होंने ये केस किया था कि जो नून अच्छा. लीग की हुकूमत है वो पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर रही. तो उन्होंने केस किया था 2017 में. ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी लाहौर हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था एंड फिर 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था मामला. लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ हमारा जो जिस तरह सिंध का वाटर कमीशन था उसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपना एक जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन बनाया हुआ था. सो उसको हेल्प करने के लिए फिर अहमद राफी हैज़ बिन वेरी एक्टिव और एक दो और भी आपके एडवोकेट्स हैं who were very very active during the smoke वाले cases. इसके अलावा ये है कि हम लोग बिकॉज अपनी वी प्रोवाइड एक्सपर्टीज टू कोर्ट तो जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है टू द रिलेवेंट पार्टीज और लॉयर्स फ्रॉम सिटीजन साइड फिर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह देयर वाज अ केस ऑन द पेट्रोलियम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. उसके अंदर वी ट्राइड अ लॉट लेकिन पेट्रोलियम जो केस जिस जज के पास लगा हुआ था वो दैट जज बेसिकली गॉट प्रमोटेड टू सुप्रीम कोर्ट. सो उस वजह से दैट गॉट केस गॉट डिलेड सो मच. जो अगले जज को लगा जब उनके सामने जाके तो वो पेशी उस टाइम पे वो उनका इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर इतना. तो ये जुडिशियल इशूज का इशू ये ऑब्वियसली दिस इजंट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी इज फॉर द स्टेट एंड द गवर्नमेंट. जुडिशरी इज द लास्ट अकाउंटेबिलिटी कॉल जिनके पास लोग जाते हैं वो भी थोड़ा बहुत हेल्प आउट करते हैं. लेकिन अगेन वी कैंट रियली ब्लेम देम कि जज हु हैज नो नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट नो नॉलेज ऑफ Exactly. एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन जिसका काम ही नहीं है कि वो सारे कानून वगैरह जो कानून सॉरी रेगुलेशन को पता होंगे कि किस पे क्या इम्प्लीमेंट होने हैं किस ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे क्या इम्प्लीमेंट होने हैं. वी कैन रियली ब्लेम देम. सो और उनके पास ऑब्वियसली केस पेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा लंबी है. जुडिशरी के अपने Exactly. इशू सेपरेट है. तो फिर वो आगे वहाँ से नहीं चल पड़ा वो भी मामला. अभी तक वो एज इट इज़ वही चल रहा है. अच्छा. अच्छा, इसमें सिर्फ ये तो हेल्थ के तो ऑब्वियस ये वाले इश्यूज तो हैं कि लंग्स का मसला है, ब्रीथिंग इश्यूज हैं, कॉफ वगैरह हो गए. बट अब लाइक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन is also very strongly related to the air quality. ये मेरे ख्याल से एक जो स्टडी भी है जो कि which actually proves that depression is directly related to the bad air quality or the air quality like of your surroundings. Anyway, so we've all, like of course like we've been talking about the issues and everybody has been talking about the issues like for a while and we've been talking about the issues for the last 30 minutes. Let's also discuss some solutions to it. एक तो ऑफ कोर्स जो है कि जी दरख्त लगाएं, श्योर. मगर दरख्त लगाने का भी जो कहते हैं उसमें तरीका होता है कि कब लगाएं, कितने लगाएं, किस किस्म के लगाएं, मोनोकल्चर हो या जो कहते हैं मल्टीकल्चर हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. One of the major ones is of course to have a what's it called better EVP, electric vehicle policy. तो डू यू थिंक कि यहाँ पे इतनी अर्जेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज वगैरह जो है इम्प्लीमेंट हो सकेगी, पॉपुलर हो सकेगी और आ सकेगी, या अभी टाइम लगेगा? सो a lot of solutions actually exist क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में ये डिफरेंट टाइप्स पे इशू हुआ हुआ है ऑलरेडी. लेकिन इसका बेसिक जो सबसे बड़ा बिफोर नहीं इवन दिस इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन that you need to implement a very very wide network of monitoring across Pakistan. And again जो इंटरनेशनल स्टडी जो कोट करते हैं अभी जो आई है वर्ल्ड बैंक की उसमें सबसे बड़ा एम्फोसिस यही है कि पाकिस्तान के पास कोई एक्टिव मॉनिटरिंग नेटवर्क नहीं है. साउथ एशिया में मेजॉरिटी कंट्रीज के पास इतना एक्टिव मॉनिटरिंग नेटवर्क नहीं है अदर देन इंडिया. एंड एट द सेम टाइम to make sure that transboundary pollution is a little minimal, ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन इतना मूव अराउंड नहीं करती. तो उसके लिए
आपको ट्रांस बाउंड्री डेटा शेयरिंग करनी पड़ेगी कि योर मॉनिटर्स आर इन ट्यून विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड देन देयर डेटा इज आल्सो वेरीफाइड कि वहाँ पे क्या पोल्यूशन है, यहाँ पे क्या पोल्यूशन है, इज देयर ट्रांस बाउंड्री एंगल विच इज अ बिग इम्पैक्ट, या ये सिटीज का अपना है. सो मॉनिटरिंग एट द सिटी लेवल एट फॉर विद इन सिटीज ओन यूज और ट्रांस बाउंड्री मेजरमेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आ जाते हैं द हार्ड सॉल्यूशंस कि दी सॉल्यूशंस आर विच विल remove the point sources of pollution. उसमें ईवी पॉलिसी ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द ईवीज आएंगी तो उसमें हम काम करेंगे, लेकिन ईवी पॉलिसी में अभी अभी तक जो मुझे नजर आया है इट्स बेसिकली being abused for getting luxury vehicles into the country. कि ईवी पॉलिसी बेसिकली रिलैक्स रेगुलेटरी ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंट्रोडक्शन हो इनकी और ज़्यादा आए गाड़ियाँ, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ना ही लोकली कोई असेंबली के लिए कोई एज सच स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई. देयर हैज़ बीन सम प्रोटोटाइप्स, देयर हैज़ बीन सम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यू रिक्शाज जो आपके शो पीसेस होते हैं. अदर देन दैट नहीं हुआ. चीप ईवीज इंपोर्ट भी नहीं शुरू हुआ. सो पीपल हु बेसिकली सॉ एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने लग्जरी व्हीकल्स मंगवा के वो बेचना शुरू कर दिया. So to benefit जब तक ये तभी benefit होगा where your large population of your vehicles, which is motorcycles and rickshaws and then private vehicles, small cars वगैरह, उनको replace करेंगे. And उनको replace करने के साथ साथ जो आपका diesel vehicles हैं, heavy vehicles which cannot be immediately converted to this sort of engine, उनके लिए यू हैव टू इम्प्लीमेंट वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होते हैं. हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है. इट्स वेरी वेरी लैक्स एंड a lot of the transport level emissions are because of your heavy vehicles. इस वजह से इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इसके साथ साथ अब ये होता है कि हमारे यहाँ all these sectors have very very strong lobbies within them. The lobbies that basically guide them. तो आपके व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन पे व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग इन स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन दे पॉइंट फिंगर्स कि हमारी वजह से नहीं होता, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के पास जाओ वो कहते थे दिस इज बिकॉज ऑफ फार्मर्स. सो फार्मर्स के पास जाओ वो कहते हैं नहीं दिस इज बिकॉज ऑफ जो भट्टे लगे हुए हैं ब्रिक किल्न्स. तो अभी हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन आया था ब्रिक किल्न्स के खिलाफ था. उनका प्रोपोर्शन एमिशंस नो वन नोज हाउ मच कितना था, और वो उसमें एक्शन zigzag ब्रिकन्स वगैरह हो रहे थे. आर दे एनी बेटर? एग्जैक्टली. अब किसी को पता ही नहीं कितना बेहतर है, क्योंकि जो पोल्यूशन का हाल है विच इज मच वर्स देन प्रीवियस ईयर्स, यू कैन नॉट टेल कि उसका अब व्हाटएवर सॉल्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड द ब्रिक किल्न्स हैज कंप्लीटली फेल्ड. अब किसी को नहीं पता उसका क्या रिजल्ट है, क्यों है, कितना है. देयर मेजरमेंट्स, देयर इज नो बेसलाइन, देयर इज नो एंड लाइन. किसी ने डेटा का देखा ही नहीं बिल्कुल भी. और वो एंड दिस इज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एट गवर्नमेंट लेवल. किसी सिविल सोसाइटी या प्राइवेट सेक्टर ने तो इम्प्लीमेंट किया नहीं है. तो एट द एंड वो यही होता है कि दिस इज वेस्ट ऑफ मनी और कुछ हुआ नहीं इसके अलावा. इसी तरह क्रॉप बर्निंग के ऊपर फार्मर्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है जी. एफआईआर काट देंगे, हम फाइन लगा देंगे. उनके ऊपर आप लाख लाख 10-10 लाख के फाइन लगा रहे हो. जस्ट प्रोवाइड देम एन ऑल्टरनेटिव मेथड, वो कुछ और कर लेंगे. So जो hard solution है that at the end of the day it's going to be linked with transport. It's going to be linked with your industries जो cities के अंदर है उनका. एक तो उनके ऊपर I'm not sure any big city other than South Asian cities में ये issue है, लेकिन दुनिया में जो बाकी big cities हैं at least in the developed world, one of the things that they had to do was to move industry out. There was no alternative to it. आप उसका जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो reducing emissions from industry and especially emission industry which is like right next to residential suburban areas, वो possible नहीं है. तरीका या तो ये था कि शहर ना करे, अब expand कर गया है तो अब you have to move your industry somewhere else. Not just industries, also landfills. अब जैसे जो सरजानी टाउन का जो कहते हैं इब्राहिम जाम शाकरो जो लैंडफिल है वो बिल्कुल उसके शहर के अंदर आ गया. उसका धुआं सीधा उसमें आता है. एडिशनली कोरंगी की भी जो इंडस्ट्रीज हैं कराची की, वो तो हवाई फजला तो अलग, वो तो जो ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कहते हैं लिक्विड वेस्ट भी निकल रहा होता है सारी, उसके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं. अच्छा, इंडस्ट्रीज में ऑफ कोर्स जो है थर कोल की भी बात आ जाएगी, एनर्जी प्रोडक्शन की भी बात आ जाएगी. तो आई बिलीव जो हार्ड हमारे जो कहते हैं वो सोल्यूशन होंगे उसमें आपकी एनर्जी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा यानी कहते हैं उसका वो हाथ होगा. अब जैसे वो डिस्कशन चल रही है कि जी थर्कोल लगाया जा रहा है और एक और जो कहते हैं प्लांट लगाया जा रहा है, तो चाइना से हम लोग जो डेवलप करवा रहे हैं. तो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट
producers or users of solar industry and everything as well, of solar energy. So we should be moving towards that. मैं तो बल्कि कहता हूँ कि जैसे भुट्टो साहब ने एक जमाने में कहा था कि जी हम घास भी खाएंगे और न्यूक्लियर एनर्जी बनेंगे. At this point in time, it should like that's what the mindset should be कि हम घास भी खाएंगे और हम जो है solar power बनेंगे, to move away from and third coal is dirty coal as well as far as I know. तो अच्छा, अब like additionally अभी साइट 2 या साइट 3 सॉरी करके नूरियाबाद की तरफ भी आ रही है. ये शारिफ फैसल पर हर जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि जी like announcement of site 2 area. So it'll be interesting to see how SEPA and like the Sindh government tackle that development as well. Like as far as talking about tech is concerned, मैंने 2016 में मेरा जो कहते हैं छोटा सा प्रोजेक्ट था, सीनियर डिजाइन प्रोजेक्ट था, और जो कहते हैं नासा के साथ वो था, उसमें वी डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर स्ट्रीम विदाउट देयर बीइंग एनी मूविंग पार्ट्स, बिकॉज as long as there are moving parts, so वो जो है फ्रिक्शन होता है, फिर वो चीज खराब हो जाती है, टूट जाता है. And this was and like the without being any moving parts, further without there being any compressed gas, so the heat sink would be the deep cold of space. So NASA is actually now using that concept to make air filtration and air cooling systems on the International Space Station. So टेक्नोलॉजी तो कहाँ से कहाँ जा चुकी है. हमने जो कहते हैं यहाँ पे प्रूव किया था लिक्विड नाइट्रोजन के साथ. So it's not just about what's it called, installing filters in chimneys, etc. आप ये सारे systems लगा सकते हैं और जो कहते हैं you can basically freeze carbon dioxide out, and if you want to use it as a source of energy, just like उसमें reactions होते हैं with hydrogen, and you can create methane and you can make fuel out of it further. तो टेक तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा चुकी है. वही है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान में खासतौर पे R&D का कोई कॉन्सेप्ट या तो नहीं है, या जैसा आपने कहा कि लोगों को समझ नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ना शुरू करें. So it's a very difficult conversation to have, but then again the point is that we need to continue having these conversations as time goes on. So Davar, are there any further comments, closing comments वगैरह? फिर उसके बाद जो कहते हैं we will because we're close to 40 minutes. तो अगर जो है आपके कोई parting comments हैं, then we will end. So हमारे यहाँ we have to really assess के पाकिस्तान के पास ना वही बार बार opportunities आती हैं बहुत ज़्यादा कि you have to like different countries. अब दुनिया की एक scope होती है कि there is a level of development that everyone tries to get their hands on, कि हमने ये achieve करना है, and ये achieve करने के बाद अगले step पे we'll automatically reach. हमारे यहाँ सबसे बड़ा issue यहाँ पे अभी तक जो मेरी नज़र में है कि at different points हमने different pathways to development वो choose किए जो कि कोई और नहीं कर रहा था. सबसे पहले उसके अंदर अब मेरे जहन में ये आता है कि हमने 1960s 50s में 70s में when India China were exploiting coal, कि they were thinking कि हमारे पास coal reserves हैं, अभी निकालें, अभी यूज़ करें, इनसे डेवलपमेंट हम स्टार्ट करें. while everyone else was doing, यूरोप में भी ये चल रहा था. उस वक्त हमारे यहाँ ये चल रहा था कि हम थ्रू कपल ऑफ इन्वेस्टर्स प्राइवेट सेक्टर के हमने रिफाइनरीज लगा ली, और रिफाइनरी से हमने फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर पे शिफ्ट हो गए, और काफ़ी मतलब डैम्स ही बन रहे थे, बट एट द सेम टाइम हम ये फर्नेस ऑयल पावर शिफ्ट पे ये भी चले गए थे. इसी तरह लेट 1990s एंड अर्ली 2000s में एक किस्म का रिन्यूएबल्स की तरफ एम्फोसिस शुरू हुआ, क्योंकि जो आपके बड़े डैम प्रोजेक्ट्स थे उनका पीपल स्पेशली एक्सपर्ट्स डिसाइडेड कि बिग डैम्स जो हैं दीज शुड नॉट बी बिल्ट एनीमोर. तो आप या तो स्मॉल डैम पे चले जाओ, या यू ब्रिंग इन अदर सॉर्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी. उसके ऊपर पे विंड एंड सोलर पे काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज हुआ. बायो एनर्जी पे उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. हमने तब कुछ नहीं किया, एंड वी रिमेन्ड इंक्लाइंड टू यूजिंग पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम लॉबी उस दौरान इतनी हमारी वो आप समझ लें तगड़ी हो गई कि दे रिफ्यूज टू डू एनी अपग्रेड्स. दे वर मेकिंग प्रॉफिट्स, लोड्स ऑफ प्रॉफिट, एंड अपग्रेड्स नहीं किए. ड्यूरिंग द मल्टीपल पेट्रोलियम क्राइसिस वी हैड ओवर द पास्ट 20 years, एक तो अभी चल रहा है कि स्काई रॉकेट हुई प्राइसेस. इसी तरह एक आपके पास इन 2013-14 था when they made lots of profits.
एंड उससे पहले भी ड्यूरिंग द इराक वॉर वगैरह आपके पास बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हुई थी प्राइसेस एकदम. सो इन दैट सेंस ये दिस पर्टिकुलर लॉबी हैज़ हेल्ड बैक डेवलपमेंट. और अब आके बिकॉज हमें रियलाइजेशन हो गई है कि गैस खत्म हो गई है, गैस हमने सारी जो अपनी थी एक्सप्लॉइट करनी थी वो बहुत कम हो गई है, तो वी आर सडनली डिसाइडेड कि हम अब कोल एक्सप्लॉइट करेंगे. अब कोल एक्सप्लॉइटेशन के दो तीन बड़े मसले ये हैं कि नो वन इन द वर्ल्ड राइट नाउ वांट्स टू एक्सपैंड कोल, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल्स. वो अब और नहीं कर सकते. पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड वो फंस गया अभी आपने इस सिचुएशन में कि गैस खत्म हो गई है, पेट्रोलियम योर इंडस्ट्री कैन नॉट अफोर्ड, एलएनजी इंपोर्ट करना आपकी इंडस्ट्री तैयार नहीं है. सो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज के हम यहाँ पे कोल वाले जो एक्सप्लॉइट करें. उसके साथ साथ हमने उसे अब हम एटलीस्ट फ्रॉम द एक्टिविस्ट साइड तो पॉइंट बिल्कुल सही है कि the air pollution, the water pollution is going to be detrimental to anyone living around था, उनके जो harmful है. ये वाली जो आपकी समझ लें जो फेडरल लेवल पे या जो बाकी प्रोविंसेस बाकी रीजन्स है वो इनको नहीं देखते. वो कहते हैं कि हमें चीप पावर चाहिए जिस मर्जी तरीके से आए. उसमें हमारे पास जो ऑप्शन बचती है कि वो रिन्यूएबल्स अगेन सिंध के अंदर रिन्यूएबल्स विंड एंड सोलर बड़े इजीली हो सकता है बिकॉज द रीजन इज कंड्यूसिव टू बोथ. हमारे यहाँ एट द सेम टाइम वो वाली एक्सप्लॉयटेशन इसलिए नहीं हुई बिकॉज फॉर रीजंस दैट यू मेंशन के तो चाइना का इंटरेस्ट था, बट ऑल्सो आपका प्राइवेट सेक्टर जो है द प्राइवेट सेक्टर विच इज यूजुअली इन्वॉल्व इन ग्रीन वॉशिंग अ लॉट, दैट thinks that renewable से वो वाले profit में नहीं आएगा. So anyone who already had a power plant here or industry here, they have a preference कि हम coal में ही करें because it's simple कि mine के mouth पे एक plant लगाना है. The plant will be ready in 4 or 5 years. Power produce होना शुरू हो जाएगी. Will connect it to the grid और the grid से फिर हमें government हमें payment शुरू कर देगी. So इस वजह से that's again very जो motivation है ना वो लगाने की, उसके अंदर देयर आर सर्टेन प्लेयर्स सर्टेन बेनिफिशरीज जिनको वो इजी लग रही है ऑप्शन. हमारे यहाँ विच एवर गवर्नमेंट कम्स इन द गवर्नमेंट लेवल पे इट्स वेरी इजी टू पास ऑन द बक, लेकिन अभी तक नो वन हैज़ ट्राइड टू एक्चुअली टेक ऑन रिन्यूएबल्स एट द स्केल दैट इज नीडेड. पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है आई थिंक अभी जो इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन है इट्स अबाउट व्हाट 25,000-30,000 मेगावाट होगी. इसमें से जो यूजेबल होती है that is about 20,000 megawatts. And because हमारे पास फ्यूल नहीं होता लोड शेडिंग करा के हम 18,000-19,000 मेगावाट बना रहे होते हैं. एट द सेम टाइम आपको फोरसी करना चाहिए कि 2030 तक विच इज़ ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो आपकी नेपरा या एनटीटीसी की मॉडलिंग है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है कि हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो जानी है टू 40,000 50,000 60,000 मेगावाट ओवर डेकेड्स इसमें इंक्रीज होगी. तो वी नो कितनी पावर ऐड होनी है. तो उसके अंदर देर इज आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी थ्रू आउट द लास्ट 5 years कि आपको पता है इंक्रीज हो रही हैं. आप उस हिसाब से सोलर और विंड के इंसेंटिव्स ऐसे क्रिएट करो कि एनी वन वॉन्ट्स टू कम इन एंड पुट अ पावर प्लांट हेयर वो लगाए. लेकिन उसका ऑपोजिट हो रहा था. उसका ऑपोजिट ये हो रहा था कि जो सोलर विंड से पावर प्रोड्यूस हो रही थी उसको गवर्नमेंट ग्रिड के अंदर खरीदने के लिए तैयार नहीं थी. कि दिस अगेन हमने जो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन है उसका हमने खरीद रहे हैं तो इस वजह से ये वाली पावर नहीं होगी यूज़ नहीं होगी. उसके बाद जी सोलर पैनल्स पे टैक्स भी लगा एंड सो जो सोलर पावर जो आपके नेट मीटरिंग सिस्टम्स थे उनके लाइसेंसिंग इश्यूज में भी लाइसेंस इशू होने में भी डिलेज आना शुरू हो गए. So overall, what picture that presents is that anyone who wants पाकिस्तानी में तो already मैंने बता दिया people are disinterested, but जो international investors हैं, they simply think कि it's not worth investing in this country because policy consistency नहीं, and उसके साथ साथ policy consistency होने की बजाय policy reversal as in उनके लिए penalization का बहुत ज़्यादा चांस है कि वो लगा दें यहाँ पे ढेर सारे solar power systems आ जाएं यहाँ पे and government के अब टैक्स लगना है. Why would people put on those systems? So, in sense, में those people are reluctant, and it's not the government's business anyway to start putting up power plants. Government के पास तो आपकी basic services लाने के पैसे नहीं हैं. So, until if we imagine कि कहीं से पाकिस्तानी tax payers बहुत ज़्यादा पैसे देना शुरू कर दें government को तो वो power plant लगाना शुरू कर दे. Power plant आपके IPPs ने लगाने हैं, independent power producers जो हैं private sector के. Those simply see कि this is not a fruitful investment कि यहाँ पे करें. जो लोग कर रहे हैं उन्होंने वही देखा है कि पुरानी सेक्टर में फॉसिल फ्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा सस्ता एंड इजी टू गेन प्रॉफिट्स इज थर कोल.
तो उन्होंने वहाँ पे वो लगाना शुरू कर दिए। इसी तरह नो वन वांट्स टू पुट अप अ रिफाइनरी बिकॉज अगेन इट वोंट गेट देम इनफ रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। नो वन वांट्स टू पुट अप आपके जो विंड पावर है कि उसको लगा के उस पे रिटर्न वगैरह ग्रिड एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट अभी तक नहीं, उस गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। सो हाउ डू यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स? जो पीछे पजल पीसेस हैं वो मिसिंग है। ऊपर से जो हमने इंसेंटिवाइज करने के बजाय जो ओवरऑल हमारा नैरेटिव है कि जी मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, मुल्क पेमेंट नहीं कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा, उसमें एनीवन हु हैज द कैपेबिलिटी ऑफ पुटिंग अ पावर प्लांट वो नहीं करेगा पाकिस्तान में। इट्स सिंपल एज दैट के it needs to be incentivizing or looking attractive for anyone to invest. Exactly. Yeah, I mean, there's several issues, and वही बात है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट पॉलिसी रिवर्सल, और बल्कि पॉलिसी रिवर्सल के इंडस्ट्री लगा के हड़प भी जाते हैं बहुत सारे हमारे, तो उसमें और भी सारे इश्यूज हैं, एंड पॉलिसी consistency that, like, I believe perhaps might be the biggest one, but of course, like, which is fueled by the ignorance of our political class and the bureaucracy and everything as well. Anyway, I think this is a pretty detailed conversation on air quality, and there are further, like, all like conversations वगैरह भी चल रही हैं अभी. बिल्कुल, just 30 minutes ago, like, I covered a press conference on air quality as well by the Karachi Citizens Forum, by Karachi Urban Lab, and by Darya Labs, जिसमें जो है यही बात हो रही थी कि सेहत के ऊपर क्या इम्पैक्ट है आपके से सड़कों के ऊपर आपके क्या इम्पैक्ट है, आपकी जो कहते हैं एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो कहते हैं इसका जो कहते हैं एयर क्वालिटी का इम्पैक्ट जो आ रहा होता है. उसमें अब लाइक अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग के हवाले से भी बात की तौहीद ने, और जो मोहम्मद तौहीद जो कहते हैं अर्बन डेवलपर हैं, अर्बन प्लानर हैं, और यासिर ने भी जो कहते हैं अपनी डिटेल्स जो कहते हैं एक्सप्लेन की कि क्या, तो like audience हमारी जो है, like, if they want to learn about air quality, they could watch this podcast. I think this was pretty informative, and they could also look at that press conference on our on the environmental page as well. So I would request again, Davar, thank you so much for your time. Stay online. I'll speak with you like after the beyond the studio and everything as well about our next episode, जो कि like I believe is on air quality and everything as well. So we will try to bring on air quality monitor manufacturers or engineers who are working in the field. So hopefully next Monday को हम लोग इसको further वो करेंगे. We'll continue the conversation more. उसके अलावा please as I say, share, like, subscribe, follow our Facebook page, our Instagram page, our YouTube page as well, so that we could continue to bring more and more such informative podcasts and stories etc. to you. हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जो है ब्लॉग्स भी हैं, न्यूज़ भी हैं, माहौलियाती ख़बरों के हवाले से कहते हैं वो सारे आर्टिकल्स वगैरह भी हैं, फ़ोटो जर्नलिज्म की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हम लोग आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग आवर वर्क, वी वुड रियली अप्रिशिएट दैट. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आप उस पर कमेंट्स में लिख दीजिएगा. अभी नहीं है, बाद में अगर आपको जो है कहते हैं कोई सवाल आपके जहन में आए तो वो भी लिख दीजिएगा. उसका we will try to answer them, answer those questions as time goes on. Thank you once again. We'll be ending the broadcast now, and we will see you hopefully next Monday, or at least next week for sure, but next Monday. Thank you.